गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने स्टडी की है इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट स्टडी की है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट करंट डेंसिटी, और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्टडी की है, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू NEAVD, यहाँ तक हमने स्टडी की है। ठीक है, तो हमने कल आपको रिलेशन बताया था I इक्वल टू NEAVD कैसे प्रूव होता है, और ये रिलेशन 3 मार्क्स का पेपर में हमेशा आता है, इसलिए आप रिलेशन को कई बार करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार में अपने आप बनने लगेगा। कोई सोचे 1 बार में बनने लगेगा, तो 1 बार में कोई चीजें नहीं बनती हैं, 3rd टाइम बनने लगती हैं। इसलिए प्रयास करिए कि 3 बार हम फिजिक्स पढ़ें। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे, एक नया टर्म होगा, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी न कोई नया शब्द नहीं है, मोबाइल से बना है, और आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, है ना। वो है तो मैं हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मोबिलिटी की स्टडी हम लोग करेंगे आज, और मोबिलिटी क्यों और कैसे आया है, किसकी मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूव एबिलिटी। यदि मोबिलिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो पहला वर्ड उसमें मूव, दूसरा एबिलिटी टू मूव ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, वो किस प्रकार से मूव करते हैं, उनको मूव करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, बस इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये भी टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में जब जो भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, 2-3 टॉपिक और 1-2 टॉपिक और आगे पढ़ेंगे, सारे पेपर में आते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पूरे आ जाएंगे तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, पर नंबर कम ही रहेगा, आएंगे जरूर। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, मोबिलिटी। हेडिंग लगाएंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी जो वर्ड है मोबाइल से है, ठीक है ना। मोबाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। कंडक्टर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये सभी को याद है ना। और कुछ मूव करता है क्या, हमको ये बताइए। किसी भी कंडक्टर में क्या मूव करता है, हाँ, कंडक्टर मूव करता है, हाँ, नहीं पता, बोल तो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोलने में कोई दिक्कत है किसी को, तो प्रोटॉन बोल दो जिसको दिक्कत है। प्रोटॉन मूव करता है क्या, कई लोगों के मन में है, हाँ सर मूव करता है, क्यों नहीं करता। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन उनको याद रहता है जो संभव नहीं है, तो संभव है वो नहीं याद रहेगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। 2 चीजें यहाँ पे नेसेसरी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं, यदि अप्लाई ना करें, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब मोबिलिटी में वो 2 टर्म नेसेसरी कौन से हैं, पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और मोबिलिटी किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट electric field, the drift velocity per unit electric field is called mobility of free electron. Mobility of free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही मोबिलिटी कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक है। मोबिलिटी को यदि हम अदर वर्ड में डिफाइन करें, इट इज द एबिलिटी ऑफ मूव टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी क्या है? तो it is the ability to move the free electron in a conductor with drift velocity. Ability to move the free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन की मूव करने की एबिलिटी किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होती है, वही एबिलिटी हमारी मोबिलिटी कहलाती है। मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि मैं फार्मूला यहाँ पे मोबिलिटी का बनाऊं तो क्या फार्मूला बनेगा? मोबिलिटी इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा? मोबिलिटी म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको याद है कि किसी कंडक्टर में जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यहाँ पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर नेगेटिव, और यहाँ पे हम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फार्मूला क्या बन गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब म्यू इक्वल टू Vd बाई E। म्यू इक्वल टू Vd बाई E। Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया तो मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो फील्ड बढ़ाने से घट जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना नहीं है आपको, ठीक है। लिख लीजिए और समझते हैं कुछ धीरे धीरे। इसके बाद देखें यहाँ पे जो मोबिलिटी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन increases when decrease in electric field and vice versa मतलब मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e है। मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e है। जितना e घटेगा मोबिलिटी उतना बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के लिए फील्ड का कम होना जरूरी है। फील्ड जितना कम होगी फील्ड उतना मोबिलिटी अधिक हो। मोबिलिटी मतलब मूव करना, इलेक्ट्रॉन की मूव करने की एबिलिटी। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मूव करने की एबिलिटी क्या है, वो मोबिलिटी है, ठीक है। अब यदि हम ये देखें कि ये मोबिलिटी किन किन फैक्टर पे निर्भर करती है तो हमें ये जानना जरूरी है। अब यदि हम बात इसको बता दें, लिख लिया सबने? हाँ, यदि फार्मूले की बात करें तो m इक्वल टू BD/E। अब ये BD इक्वल टू आपको पता है EE/m इंटू टाउ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने प्रूव किया है, आपको याद होगा। BD इक्वल टू EE/m इंटू टाउ, जहां E स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, m mass of electron and tau relaxation time. Relaxation time is the time of free electron between two successive collision. दो successive collision के बीच का जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब आप ये बताइए, रिलैक्सेशन टाइम कम है, रिलैक्सेशन टाइम कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? रिलैक्सेशन टाइम कम का मतलब कंडक्टर में कम मतलब बहुत पास में जाके टकरा गया होगा, और ज्यादा मतलब ज्यादा दूर गया होगा। रिलैक्सेशन टाइम, जैसे मान लो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ तक गया, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला यहाँ तक गया, इसका 2 सेंटीमीटर है। किसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है? रिलैक्सेशन टाइम किसका ज्यादा है? इसका कि इसका? ये तो लिखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ज्यादा है कि 1 सेंटीमीटर? रिलैक्सेशन टाइम किसका ज्यादा है? इसका। मतलब ये ज्यादा समय ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में ज्यादा समय ले रहा है। ज्यादा समय ले रहा है इसका मतलब उसकी मोबिलिटी कम होगी, धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं। और ये कम समय ले रहा है, कम समय ले रहा है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक कम समय में पहुंच रहा है, मतलब उसकी मोबिलिटी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। वेलोसिटी ज्यादा होगी तब तो जल्दी कम समय में गया। भाई आपको सिरमौर चौराहा जाना है, जो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा और एक 10 मिनट में पहुंच रहा है,
किसकी स्पीड ज्यादा होगी? 10 सेकंड वाले की। तो मोबिलिटी मतलब स्पीड जिसकी ज्यादा है, तो जो ज्यादा तेज से चल रहा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो इन दोनों में यदि मैं पूछूं तो स्पीड किसकी ज्यादा है? इसकी। जो कम समय ले रहा है तो समय कम ले रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो बीडी की जगह पे, तो मोबिलिटी क्या होगी? देखिए यहाँ पे रखता हूं, तो म्यू इक्वल टू इन प्लेस ऑफ बीडी ई बाई एम इंटू टाउ बाई ई सी कैंसिल, क्या फार्मूला बचेगा? ई बाई एम इंटू टाउ। ई बाई एम कभी पढ़ा है? ई बाई एम क्या होता है? देखो पहली बार पढ़ा आज। ई बाई एम, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा है, मैंने आपको पहले चैप्टर में पहले दिन पढ़ाया है। ई बाई एम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है। ई बाई एम मिलिकॉन ने स्पेसिफिक चार्ज रेशियो फाइंड किया था, आपको याद है? ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कांस्टेंट। कुल मिला के मैं आपसे पूछूं तो मोबिलिटी किस पर निर्भर करती है? ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1.76 10 टू पावर 11, इसकी वैल्यू है। ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर -19 divided by 9.1 10 to power -31 equal to 1.76 10 to power 11 यूनिट कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। सो दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब ई बाई एम रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। तो मोबिलिटी किस पे निर्भर कर रही भाई? रिलैक्सेशन टाइम पे। मोबिलिटी किस पे डिपेंड करने लगी? मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फार्मूला बन गया यहां से? मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। लिख दिया क्या ये? रिलैक्सेशन टाइम टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पे निर्भर कर रही है, बाकी टर्म कांस्टेंट हो गए। ई बाई एम रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नोट डाउन करिए जल्दी। ई बाई एम रेशियो कौन सा रेशियो कहलाता है? देखिए फंडामेंटल चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज आपने पढ़ा है। स्पेसिफिक चार्ज देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इज, तो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा के चले आते हैं। हमें लगता है चार्ज, क्योंकि हम चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा लगता है हाँ चार्ज तो पढ़ा है, उसकी वैल्यू भी पढ़ी है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू तो नहीं पढ़ा। तो ई बाई एम रेशियो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है, याद रखिए। और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ई की वैल्यू से फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ई की वैल्यू बताना है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा तो ई बाई एम रेशियो की वैल्यू 1.76 10 to power 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम, और मास की यूनिट केजी। यहां से निकाल भी सकते हैं, कूलम पर केजी यूनिट याद रखिए। कई लोग उसको यूनिट नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आते हैं मोबिलिटी का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, जो हमेशा 1 मार्क्स का आता है एमसीक्यू में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। मान लो आप
अभी आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे यूनिट? बताइए मुझे, सभी लोग बताइए, ट्राई करिए जल्दी से। चलिए मैं लिखता हूं SI, जिनका आ गया अच्छी बात है। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, जिनका नहीं आया है वो ध्यान से देखेंगे। जैसे आप निकाल रहे हैं वैसे मैं निकालूंगा। पहला स्टेप फार्मूला लिखूंगा, मुझे नहीं आता, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं आता, जैसे आप वैसे मैं। क्या लिख दिया मैंने? m इक्वल टू बी डी बाई, कुछ नया लिखा क्या? जो आप जानते हो वही मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है BD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसको नहीं पता कि BD क्या है? ये बताइए, किसको नहीं पता कि BD क्या है? सबको पता है BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? अब ये नहीं पता हो सकता आपको, ये हमें पता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट आपको नहीं पता, मैं ऐसा मानता हूं, मीटर पर सेकंड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट मैंने बताया था, एक न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे अब हम वोल्ट पर मीटर यूज करेंगे। कौन सी? वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर लिख दिया। अब आप सबको पता है जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, वोल्ट नीचे, ये पूरा पलट गया ऊपर जाके। तो क्या बन गया यहाँ? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मोबिलिटी के SI यूनिट क्या गई? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। कहां से निकाला मैंने? फार्मूले से। तो कोई भी यूनिट हो, डायमेंशन फार्मूला हो, वो फार्मूले से ही निकलेगा। यदि आपको फार्मूला पता है और यूनिट नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है, इसलिए सीखिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? CGS क्या लिखूंगा? CGS यूनिट ऑफ मोबिलिटी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। कौन? रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है ना, वो तो कांस्टेंट टर्म हटा ले लिया था ना, इसलिए केवल सेकंड है। तो सेकंड केवल थोड़ी है, बाकी टर्म है। ठीक है, यहाँ तक कुछ जगह स्टैट बोल्ट भी लिखते हैं, कुछ जगह बोल्ट लिखते हैं, तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैट बोल्ट लिख दूं यहाँ पे, स्टैट बोल्ट इनटू सेकंड। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूला, तीसरा आपको क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला। बताइए डायमेंशन फार्मूला कहां से निकालेंगे? फार्मूले से। तो फार्मूला बी है म्यू इक्वल टू BD बाई E। किसका डायमेंशन फार्मूला नहीं पता आपको? हाँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता। ठीक है, जिसका नहीं पता होता उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके फार्मूले में जाते हैं। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला नहीं पता। किसको किसको नहीं पता? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला किसको किसको नहीं पता है? सबको पता है, वेरी गुड। मुझे भी नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला मुझे नहीं पता है, सीरियसली बता रहा। अब क्या करूंगा मैं? मुझे नहीं पता, पर ऐसा नहीं है कि मैं निकाल नहीं पाऊंगा, मैं इतना होशियार आदमी हूं। ठीक है ना? BD इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो फार्मूला पता है मुझे। क्या फार्मूला होता है? फोर्स F बाई क्यू, क्यू चला जाएगा ऊपर। अब मुझे
वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला पता है, चार्ज का भी पता है, फोर्स का भी पता है। इतना मैं याद किया, मुझे इतना याद है और इतने में हमारा काम हो जाता है। तो बहुत ज्यादा याद नहीं करता आप जैसा, मैं 2-3 चीज याद कर लेता हूँ, उसी में सारी चीज याद रहती है। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, चार्ज का AT, चार्ज का AT, फोर्स का MLT-2। बस जो आपको याद है वही मुझे याद है, मैंने बताया। अब ध्यान से देखिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, T का पावर -1, T का पावर +1, T का पावर 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएं M को, तो M पावर -1, M पावर -1, L बचा क्या, L क्या है 0, L 0। T देखिए, ये T कट गया, ये T जाएगा ऊपर तो T² हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T², और बचा क्या A। चेक करिए डायमेंशन फार्मूला सही है, M-1 L0 T² A। बता दो इसको, यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है यहाँ, यूनिट भी पूछ सकता है और डायमेंशनल निकालते आना चाहिए, कोई रटने की जरूरत नहीं। आप देखते हैं फॉर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला किसी को याद है, I = NEA/PD, यही लिखा फार्मूला, कल मैंने रिलेशन प्रूव किया था, आपको याद होगा, ठीक है। अब BD μ BD/E, म्यू ई लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इसको पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो BD = यहां से क्या आ जाएगा, म्यू सबस्क्रिप्ट में ई है, ये स्मॉल ई कहां है सबस्क्रिप्ट में। इस इक्वेशन में BD की जगह फार्मूला लिख दूं तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, NEA, BD की जगह म्यू ई इंटू ई। करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स electron current increases when the mobility of electron increases। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से कंडक्टर में फ्लो होंगे, उस कंडक्टर की करंट उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से फ्लो होंगे कंडक्टर में, उसकी करंट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी पे कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट डिपेंड करती है। दिख रहा है सबको, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा, क्लियर है। करंट इलेक्ट्रॉन की किस पे निर्भर कर रही है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी मतलब करंट इलेक्ट्रॉन के चलना, कैसा कितना तेज चल रहा है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, जितना तेज चलेगा कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रेट के साथ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो होगा उसकी करंट होगी, उतनी ज्यादा करंट होगी। तो जितना तेजी से फ्लो होगा मोबिलिटी जितना ज्यादा होगी। ये किसके लिए मैंने लिख दिया, कंडक्टर के लिए। यदि मैं सेमी कंडक्टर के लिए लिखना चाहूं, सेमी कंडक्टर नया नाम है,
सेकंड नंबर सेमीकंडक्टर। देखिए किसी भी कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से कंडक्टर एक मटेरियल होता है उसी प्रकार एक सेमीकंडक्टर भी मटेरियल होता है और एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, चैप्टर नंबर 14 इस साल 12th में एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, नेम ऑफ सेमीकंडक्टर। Semiconductor are those materials whose conductivity lies between conductor and insulator। हमारे पास दो मटेरियल है, कंडक्टर एक इंसुलेटर। कंडक्टर और कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इंसुलेटर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी 0 होती है। तो बहुत ज्यादा और 0 के बीच में वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमी मतलब अर्ध, आधा। हिंदी में यदि हम देखें तो सेमी का मतलब आधा होता है। तो आधा क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच आधा हो गया, ठीक है ना। कंडक्टर और इंसुलेटर में यदि हम कंडक्टर की जगह इंसुलेटर की बात करें तो इसमें यदि ये सेमी कंडक्टर है, मान लीजिए सेमी कंडक्टर मटेरियल है, ये कौन सा मटेरियल है, सेमी कंडक्टर। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक होल होता है। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में एक बेसिक डिफरेंस है। कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं। ये दोनों फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव चार्ज, होल एज अ पॉजिटिव चार्ज। जब उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस जगह को हम होल कहते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पे होल बन जाएगा। समझ में आया क्या? होल कोई नया नहीं है, विच इज अ प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो अपनी जगह छोड़ता है और उस जगह जहां पे छोड़ा उस जगह का नाम क्या बन गया? होल बन गया, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगी और होल के कारण। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट फॉर होल के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आई ई, इलेक्ट्रॉन के लिए यानी ई ए बी डी, ये वही रहेगा। इसमें यानी ई ए बी डी, ठीक है। मोबिलिटी म्यू इक्वल टू बी डी बाई ई, तो बी डी इक्वल टू म्यू ई। ये क्या हो गया? ये किसके लिए हो गया? इलेक्ट्रिक करंट फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका? इलेक्ट्रिक करंट फॉर होल। तो इलेक्ट्रॉन करंट कितनी हो जाएगी यहां से? आई इक्वल टू एन ई ए बी डी की जगह म्यू ई इंटू ई। बीडी की वैल्यू यहां पर रख दिया मैंने। ये तो उसी तरह है जैसे कंडक्टर था, ये उसी तरह है जैसे कंडक्टर था, ठीक है। अब फॉर होल इलेक्ट्रिक करंट फॉर होल, आई एच, होल की करंट को आई एस से डिनोट करेंगे। तो एन की जगह पी ई ए बी डी, डायरेक्ट वेलोसिटी इसकी भी होगी। इसको होल डेंसिटी बोलते हैं, होल डेंसिटी। एन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये होल डेंसिटी, इनकी यूनिट पर मीटर क्यूब होती है दोनों की।
तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है, p होल डेंसिटी है। मतलब जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी डेंसिटी n से डिनोट करेंगे, कितने होल हैं उसकी डेंसिटी p से डिनोट करेंगे, या कुछ बुक में h से डिनोट करता है। तो होल करंट हो गई। अब BD, इसका BD है, म्यू कितना होगा, म्यू h होल मोबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी थी, इसको क्या बोलते हैं, होल मोबिलिटी। कितनी हो जाएगी, BD बाई E। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू h इंटू E। ये वैल्यू यहां रख दें तो होल करंट कितना आ जाएगा, IH इक्वल टू PE A म्यू h इंटू E। ये आ गया होल करंट। यहां तक लिख ले जल्दी से। टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर कितनी हो जाएगी, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बोलिए I इक्वल टू IE प्लस IH। टोटल करंट, दोनों करंट का सम, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट इक्वल टू टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर। और यही कंडक्टर होता तो IH 0 रहता। ठीक है, तो दोनों के करंट की वैल्यू रख दें। IE कितना निकाला हमने, NEA म्यू E प्लस होल की करंट कितना निकाला, PEA म्यू H इंटू E, म्यू H इंटू E। कुछ कॉमन है इसमें, E कॉमन है, A कॉमन है, N म्यू E प्लस P म्यू H इंटू E। So this is the total current. So this is the current flowing through the semiconductor. I equal to EA कॉमन ले लिया, और N इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, P होल डेंसिटी, म्यू E इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू H होल मोबिलिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या, ये है टोटल करंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टुडे।